हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। तो सबसे पहले है कि शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था। उनका बर्थडे होता है 23 अप्रैल को और उनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी। उनका जो बर्थ ईयर है वो है 1564 और उनकी डेथ हुई थी 1616 में। ठीक है। और 23 अप्रैल को अभी वर्ल्ड बुक डे के इसमें भी सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हो गया वर्ल्ड बुक डे, तो वो शेक्सपियर के बर्थडे के लिए और उनकी डेथ एनिवर्सरी उसको भी कमेमोरेट करने के लिए किया जाता है। उनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। एवॉन एक रिवर का नाम है और स्ट्रैटफोर्ड एक जगह का नाम है, तो वो रिवर के साइड में जो प्लेस है उसके लिए स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, मतलब स्ट्रैटफोर्ड जो एवॉन के ऊपर है या फिर एवॉन के पास में है। उनका वो फोर्थ चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, जॉन एंड मैरी शेक्सपियर। उनके वो फोर्थ चाइल्ड थे। उनकी शादी हुई थी एन हैथवे से 1582 में और तभी शेक्सपियर की एज थी 18 ईयर्स ओल्ड और एन हैथवे की एज थी 26 ईयर्स ओल्ड। अभी इसमें काफी डिबेट्स है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शेक्सपियर ने उनसे बस उनके पैसे के लिए शादी की थी, एन हैथवे के लिए। अभी और उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी सुजाना, उनकी बर्थ हुई थी 1583 में। शेक्सपियर को दो ट्विंस भी हुए थे उसके बाद में, हैमनेट और जूडिथ। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि हैमनेट के लिए शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा। ठीक है। और हैमलेट की बहुत जल्दी डेथ भी हो गई थी। वो पूरे 15 ईयर्स के भी नहीं थे, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। और फिर इसके लिए शेक्सपियर को काफी बुरा लगता था कि उनके बेटे की डेथ हो गई, तो फिर इसलिए उन्होंने उसको कमेमोरेट करने के लिए एक प्ले लिखा जिसमें उसने हैमलेट का नाम लिया। फिर अपनी शादी के 4 साल बाद ही उन्होंने उनकी जो वाइफ थी एन हैथवे उनको छोड़ दिया था और वो लंदन चले आए थे प्लेस लिखने के लिए। उनको क्योंकि लंदन तभी भी कैपिटल था या फिर एक इम्पॉर्टेंट शहर बोल सकते हो, वो था। और फिर वहाँ पे काफ़ी फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलती थी राइटर्स को, पोएट्स को। तो काफ़ी जो राइटर्स थे वो ऐसे ट्राई करते थे कि क्वीन को फेवर में लेने की कोशिश करें। जैसे अगर एडमंड स्पेंसर की बात करें तो क्वीन उनको काफ़ी फिनेंशियल ग्रांट्स देती थी हमेशा। इसलिए आप देखो कि स्पेंसर की पोइट्री में हमेशा वो क्वीन एलिजाबेथ को बहुत ही अच्छी लाइट में ट्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं। जैसे फेरी क्वीन में भी जो फेरी क्वीन है वो एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ ही है, तो वो उनके लिए पोएम्स लिखते थे। तो क्वीन एलिजाबेथ उनको बोलती थी कि आप ऐसे पोएम लिखो वगैरह, या अगर उन्होंने कुछ और भी लिखा तो फिर भी वो ऐसे उनको दिखाते थे कि जैसे शी इज़ वेरी सुप्रीम बीइंग। उनकी डेथ के बाद उनको ट्रिनिटी चर्च के एक ग्रेवयार्ड में उनको बरी किया गया और उनकी जो टूम है, उनको जहाँ पे दफन किया गया, उनका जो टूमस्टोन है उस पे कर्स लिखा गया है। कर्स है मतलब शाप है। तो यहाँ पे उस पे ये लिखा है कि जो भी उनको बोन्स को हिलाएगा उसको, उसके ऊपर काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई या फिर एक बुरी किस्मत आ जाएगी उसकी। और इस पे लोग काफी मानते भी है क्योंकि अभी उनके ट्रिनिटी कॉलेज का जब ये चल रहा था चर्च का, जब उसका रेनोवेशन चल रहा था तो कोई उनकी टूम को हाथ नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उस पर कर्स है। बाद में ऑब्वियसली उनको हिलाया, लेकिन उनको प्रॉपरली निकाल के, मतलब उनका वो कॉफिन को ठीक से उठा के उसको फिर से बरी किया ताकि वो जो बोन्स है उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे और फिर किसी के ऊपर वो कर्स ना गए। फिर उन्होंने बहुत रिटायरमेंट के बाद वो 1611 में स्टैटफोर्ड में फिर से वो सेटल हो गए थे। आई एम अ मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, ये लाइन आता है किंग लियर में। किंग लियर ने खुद ये लाइन बोली थी और उन्होंने ये लाइन इसलिए बोली थी कि उनका ये मानना था कि भले ही उनसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे सिनिंग का मतलब है कि उनसे गलती हुई है लेकिन उससे भी ज्यादा उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है। तो किंग लियर का ये मानना था कि उनसे भी गलती हुई है बेशक, लेकिन उनके साथ और ज्यादा लोगों ने गलत किया है। और ये सेम लाइन फिर से टेस ऑफ द अबरविल्स पे भी आता है जो थॉमस हार्डी ने लिखा है। शेक्सपियर का जो प्ले है विंटर्स टेल, ये कॉमेडी है और इसकी इंस्पिरेशन उन्होंने ली थी रॉबर्ट ग्रीन के प्ले से, पैंडोस्टो से। रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी वेट थे और उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था काफी बार, और शेक्सपियर ने बाद में उनका ही प्ले लेके उसी से इंस्पिरेशन लेके द विंटर्स टेल लिखा।
शेक्सपियर ने सोनेट्स के अलावा काफी नरेटिव पोएम्स भी लिखे थे। नरेटिव पोएम्स का ये मतलब होता है कि एक कोई तो इंसिडेंट होता है जिसमें पूरी पोएम को में नरेट किया जाता है। तो उन्होंने वैसे ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर उन्होंने दो नरेटिव पोएम्स लिखे थे। एक थी वीनस एंड अडोनिस, जो वीनस का अडोनिस के लिए प्यार जो होता है, मतलब उसके बारे में वो पूरी पोयम है। और रेप ऑफ लुक्रेशी, ये ज़्यूस एक किंग बोल सकते हो इसको, या गॉड भी बोल सकते हो, गॉड के किंग थे ज़्यूस। तो उनकी एक इंसिडेंट पे ये पूरा सी पोयम है। टेक दोज लिप्स अवे, ये गाना अपीयर होता है मेजर फॉर मेजर में। मेजर फॉर मेजर की जो हीरोइन है मारियाना या फिर मैरियाना, उसके लिए एक बॉय ये गाना गाता है, तो वो गाना इसमें से है मेजर फॉर मेजर में। The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlings. ये लाइन बोला है कैसियस ने और ये लिया गया है जूलियस सीजर प्ले में से। और आपने जॉन ग्रीन का अगर वो नॉवेल कभी सुना है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, वो इसी लाइन का निगेशन है, इसमें नॉट यूज हुआ है, उसमें उसने जॉन ग्रीन ने उसको एफर्मेटिव कर दिया। द फैमिली ऑफ शेक्सपियर इज रिटन बाय रेवरेंड थॉमस बॉल्डर। इन्होंने क्या किया था, शेक्सपियर की बायोग्राफी और उनके सारे प्लेस को फिर से एडिट भी किया था। थॉमस बॉल्डर की जो बहन थी उन्होंने भी उनको एडिटिंग में हेल्प की थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, शेक्सपियर की पूरी फैमिली ट्री बताई, उनके सारे प्लेस को उन्होंने एडिट किया और साथ ही में उन्होंने क्या किया, उनके प्लेस को सेंस्योर किया। सेंस्योर का क्या मतलब होता है, जो भी गलत चीज़ें होती है, अगर कोई डबल मीनिंग यूज हुआ है या फिर कहीं पे ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। बाउल्डर से एक और वर्ड आया है बाद में, बाउल्डराइज। बाउल्डराइज का ये मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेंस्योर करना या फिर उसमें से गलत चीज़ें निकाल लेना। हैमलेट को कंसिडर किया जाता है आइडियल रेनेसांस ट्रैजिक हीरो। तो रेनेसांस का जो ट्रैजिक हीरो होना चाहिए उसमें जो क्वालिटीज़ है, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको समझना आसान नहीं होता, और कॉन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो रेनेसांस का जो हीरो होता है वो कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्टेड भी होना चाहिए। तो वो सारी क्वालिटीज हैमलेट में थी। हैमलेट का जो डायलॉग है टू बी और नॉट टू बी, वो इसी से सिंबलाइज करता है। द फ्रेज दिस सेप्टेड आयल अपीयर्स इन रिचर्ड टू, और ये बोला था जॉन ऑफ गॉन्ट ने। जॉन ऑफ गॉन्ट एक रियल हिस्टोरिकल फिगर है और ये भी एक हिस्टोरिकल प्ले ही है, रिचर्ड टू शेक्सपियर का, जिसमें उन्होंने जॉन ऑफ गॉन्ट ने एक स्पीच दिए थी, उसमें वो दिस सेप्टेड आयल की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स, ये लाइन अपीयर होता है हेनरी 4 पार्ट 2 में, सॉरी हेनरी 6 पार्ट 2 में। और ये बोला था डिक द बुचर ने, उसने बोला था कि जैसे हमारे पास पावर आ जाएगी हम सारे लॉयर्स को मार डालेंगे, क्योंकि फिर लॉयर्स होंगे तो वो उनकी पावर को आर्ग्यू कर सकते या फिर उसको चैलेंज कर सकते, तो इसलिए फिर लॉयर्स को मार देंगे। टाइटस एंड्रोनिकस एक ब्लड ट्रेजेडी है। ब्लड ट्रेजेडी है मतलब इसमें पहली बार इस पे खून दिखाया गया, स्टेज पे खून दिखाया गया, और ये पहली ब्लड ट्रेजेडी है, ठीक है। इसमें पहले तो डेथ तो होती थी किसी की, लेकिन वो आइदर पॉइजन लेके मर रहे थे या फिर ऐसे ही मतलब आगे स्टेज के बाहर उनको ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे जख्म होते थे और फिर स्टेज पे आके बस वो मर जाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली दिखाया कि वो इंसान को ये कर मारने के बाद उसमें से ब्लड निकल रहा है। तो टाइटस एंड्रोनिकस ऐसी फर्स्ट ब्लड ट्रेजेडीज को कंसिडर करते हैं, और ये सेनेका जो रोमन प्ले राइट थे उनके मॉडल पे बेस्ड है। आई शैल सी सम स्क्वीकिंग क्लियोपाट्रा बॉयज माई ग्रेटनेस, ये लाइन लिया है एंटोनियन क्लियोपाट्रा में से, और क्लियोपाट्रा ये बोलती है, उससे रेफरेंस है कि पहले विमेन को स्टेज पर अलाउड नहीं करते थे, तो यूजुअली जो बॉय होते थे स्क्वीकिंग वॉइस में बात करते थे। स्क्वीकिंग मतलब नॉर्मली बॉयज का जो वॉइस होता है वो थोड़ा हार्श होता है कंपेयर टू विमेन, तो फिर वो ऐसा आवाज दबा के बात करते, तो वो ऐसे बदक के स्क्वीक के जैसे सुनाई देता है। तो क्लियोपैट्रा का ये जो डायलॉग है ये उससे रेफरेंस है कि अभी ये क्लियोपैट्रा का जो रोल है वो भी कोई एक बॉय ही प्ले करेगा जिसकी आवाज कम है, या फिर वो एकदम ऐसे नाक में बात करेगा। द फ्रेज राइपनेस इज ऑल किंग लियर में अपीयर होता है और ये एडगर बोलता है। इसी से सिमिलर एक और लाइन है रेडीनेस इज ऑल, जो हैमलेट में आता है।
पेरिक्लिस शेक्सपियर का आखिरी प्ले बोलते हैं इसको, कुछ लोग बोलते हैं कि द टेम्पेस्ट आखिरी प्ले था, लेकिन इन दोनों में से ही होता है, पेरिक्लिस ही होता है या द टेम्पेस्ट ही होता है। तो ये शेक्सपियर के प्ले को कंसिडर किया जाता है पैस्टोरल। पैस्टोरल मतलब वो प्लेस जो कंट्री साइड में सेट होते हैं, जिसमें ये होते हैं, शेफर्ड्स वगैरह होते हैं। द कैरेक्टर ऑफ हॉलफर्नेस, हॉलफर्नेस कैरेक्टर है लव लेबर्स लॉस्ट में, और इसमें वो सटायर करते हैं शेक्सपियर फ्लावरी लैंग्वेज को। फ्लावरी लैंग्वेज को मतलब कुछ ऐसे बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, मतलब सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो एक गाना है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, तो वो क्या हो गया, फ्लावरी लैंग्वेज हो गया, आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। तो ये हॉलफर्नेस भी वैसे ही करते हैं, वो बड़ा चढ़ा के हर चीज बोलता रहता है, तो शेक्सपियर ने उसको क्रिटिसाइज किया था, उसको फ्यूटिलिटी दिखाई थी। Prospero's dominance over Caliban is considered as an instance of colonialism. ये दोनों द टेम्पेस्ट में कैरेक्टर है, और जो प्रॉस्पेरो जिस आइलैंड पे जाके रहता है, उस आइलैंड की जो ओनर होती है वो कैलिबन की मम्मी होती है। तो उसकी डेथ के बाद प्रॉस्पेरो एक विजर्ड बन जाता है वहाँ पे, ग्रैंड विजर्ड बोल सकते हो, या फिर वो खुद को उसका रूलर वहाँ पे ये करता है, और फिर जो कैलिबन होता है, जो नेटिव होता है, उसको वो अपना स्लेव बना देता है। तो वो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी जब होता है द टेम्पेस्ट का, तो उसमें इसको कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल मानते हैं। द स्वान एंड द रोज आर द थिएटर्स जहाँ पे शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। इसके अलावा एक और थिएटर भी है जो है ग्लोब। रिचर्ड III को मैकियावेलियन विलन कंसिडर करते हैं। मैकियावेलियन ये जो टर्म है, ये एक रोमन पॉलिटिकल एडवाइजर थे, निकोलो मैकियावेली। उन्होंने बोला था कि एक प्रिंस कैसा होना चाहिए, किंग कैसा होना चाहिए उसके, और उन्होंने काफी सारे ट्रेट्स दिए थे कि जैसे वो मैनिपुलेटिव होना चाहिए, वो स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, अगर अपना फायदा हो रहा है तो वो किसी को भी फंसा सकता है, ऐसे होना चाहिए। तो रिचर्ड III भी वैसे ही है, मैकियावेलियन थे वो, तो फिर उसमें मैकियावेलियन क्वालिटी है, इसलिए उनको मैकियावेलियन विलन कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो के भी जो कैरेक्टर्स है ना, उनको भी हमेशा मैकियावेलियन क्वालिटीज, मैकियावेलियन ही कंसिडर किया जाता है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना।